गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में आज हम आपको फोर्थ यूनिट का फर्स्ट टॉपिक करवाएंगे, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। लगभग अब तक जो शिक्षा की स्थिति भारत में रही वो निराशाजनक और चिंताजनक ही रही। शिक्षा का लाभ केवल समाज के कुछ लोगों तक या किसी एक वर्ग तक ही सीमित रहा, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्राथमिक शिक्षा की स्थिति में व्यापक परिवर्तन आए और शिक्षा के प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच तक शिक्षा हुई। शिक्षा को फ्री एंड कंपल्सरी बनाया गया, शिक्षा को अधिकार बनाया गया। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण अपने आप में एक व्यापक अर्थ रखता है। संविधान की धारा 45 के अधीन ये व्यवस्था की गई कि संविधान लागू होने के 10 वर्षों के भीतर राज्य के 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। और ये एक संवैधानिक उत्तरदायित्व बनाया गया। परंतु 90 के दशक में के पश्चात प्राथमिक शिक्षा को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की ओर से काफ़ी गंभीरता दिखाई देती है। परिणाम स्वरूप प्राथमिक शिक्षा के एलिमेंट्री एजुकेशन के सार्वभौमिकरण की नवीन धारणा का अस्तित्व हुआ, जिसके अंतर्गत सरकार ने ये निश्चित किया कि देश के सभी 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। और इस विषय में राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने गंभीर कदम भी उठाए। दिसंबर 2001 के आरंभ में शुरू की गई सर्व शिक्षा अभियान की योजना अब तक सबसे महत्वपूर्ण प्रयत्न है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्यों को प्राप्त करने की रणनीतियों पर विस्तृत चर्चा करने से पूर्व इसके कुछ कारणों पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। अब प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण करने में आने वाली रुकावटों का जिक्र हम करेंगे कि सार्वभौमिकरण से भाव है उसको सबके लिए लागू करना। एक भी बच्चा प्राथमिक शिक्षा से छूटना नहीं चाहिए। वो शिक्षा का सार्वभौमिकरण होता है कि शिक्षा सब तक पहुंचनी चाहिए, अनिवार्य रूप से लागू होनी चाहिए। अब इसको अनिवार्य रूप से लागू करने, सार्वभौमिकरण करने में कुछ समस्याएं और कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिनका जिक्र अब हम करेंगे। कुछ राजनीतिक कठिनाइयां इसमें आड़े आई, क्योंकि राजनीतिक कठिनाइयां या जो सरकार है उसकी कुछ नीतियां इस तरीके की रही कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण नहीं हो पाया। शिक्षा संबंधी अन्य बातों पर ठीक से सोच विचार कर कार्य आरंभ करना होता है, परंतु हमारे जो नेता हैं वो प्राथमिक शिक्षा की उन्नति और विकास की ओर उन्होंने अधिक ध्यान नहीं दिया। इस कारण से शिक्षा का सार्वभौमिकरण में कठिनाई आई। सामाजिक व धार्मिक कठिनाई। भारत की अधिकांश जो जनता है वो निरक्षर होने के कारण सामाजिक परंपराओं से ग्रसित है। वो कुछ प्रमुख कुरीतियाँ, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, छुआछूत,
जो सती प्रथा, प्रदा प्रथा, बाल विवाह, जादू टोना आदि के चलते भी कुछ सामाजिक और धार्मिक जो समस्याएं हैं वो प्राथमिक शिक्षा के आड़े आई या प्राथमिक शिक्षा के लिए समस्या बनी। भौगोलिक कठिनाइयाँ भी प्राथमिक शिक्षा में एक अहम जो भूमिका है वो निभाती हैं। भौगोलिक कठिनाई आती है क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, कुछ समतल क्षेत्र में रहते हैं। पहाड़, नदियाँ और मैदानी क्षेत्र सब तरह के मिले जुले क्षेत्र भारत में हैं। एक प्रकार की जलवायु, मौसम नहीं है। आबादी बहुत बिखरी हुई है। छोटे छोटे गांवों की संख्या अधिक होने के कारण भी लगभग जो स्कूल हैं उनकी पूर्ण रूप से उपलब्धता न होना, भारत के लगभग जितने भी गांव हैं उनकी जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक गांव में प्राथमिक स्कूल खोलना संभव नहीं है। आने वाले समय में हो सकता है ये साधन उपलब्ध हो जाएं, लेकिन जलवायु का भी बड़ा अंतर पाए जाने के कारण, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में छोटे छोटे इलाके या छोटे छोटे गांव बनाकर जो लोग रहते हैं वहाँ पर प्राथमिक विद्यालयों को स्थापित करना संभव नहीं है। अतः भौगोलिक परिस्थितियों में बच्चों की जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें व्यवधान आया। आर्थिक कठिनाइयाँ, क्योंकि भारत देश की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। यहाँ जो प्रति व्यक्ति जो आय है वो बहुत कम है। अधिकतर लोग गरीब हैं। उन्हें पेट भरने के लिए, जीवन यापन करने के लिए भी जो मजदूरी आदि करनी पड़ती है, जीवन में कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं। तो गांवों में जो लोगों की दशा है वो दयनीय है। ऐसे में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से समर्थ ना होने के कारण अपने बच्चों को पुस्तकें, वर्दी या समय नहीं दे पाते। तो आर्थिक जो कठिनाइयाँ हैं वो भी शिक्षा के क्षेत्र में एक समस्या रही है। भाषा की कठिनाई है, क्योंकि भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं और अध्यापक प्रत्येक भाषा का ज्ञान प्राप्त अध्यापक को हो ये संभव भी नहीं है। देश में अनेक ऐसे भाग हैं जहाँ की भाषा को समझना बड़ी कठिन कार्य है। ऐसे स्थानों पर शिक्षा प्रचार के लिए किए गए जितने प्रयास हैं वो विफल हो जाते हैं। ये एक कठिनाई है। अध्यापकों की समस्या, प्राथमिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए योग्य और प्रशिक्षित अध्यापकों की उपलब्धि एक बड़ी समस्या रही है। प्राथमिक स्तर के लिए इतने कम वेतनमान में योग्य, प्रशिक्षित और अनुभवी अध्यापकों का उपलब्ध होना ये एक कठिन कार्य रहा है। योग्य और परिश्रमी व्यक्ति को उसका वेतन ही आकर्षित करता है और जिन्हें कोई रोज़गार नहीं मिलता वे अध्यापक बन जाते थे, प्राथमिक शिक्षा देने लग जाते थे, तो अच्छी एजुकेशन तभी नहीं हो पाई। ये भी एक कठिनाई रही है। विद्यालयों की समस्या, पाठ्यक्रम की समस्या, आपसी सहयोग का अभाव और निरीक्षण और प्रशासन की समस्या, बहुत से अवरोध या रुकावटें आना, जनसंख्या वृद्धि की समस्या, निश्चित उद्देश्यों की कमी, उद्देश्यों का स्पष्ट न होना, काल्पनिक नामांकन करना, अनिवार्य उपस्थिति की समस्या, वित्त समस्या जिसको हम आर्थिक समस्या में पहले भी पढ़ चुके हैं, स्त्री शिक्षा का विरोध, क्योंकि वर्तमान समय में भी लोग रूढ़िवादी विचारों से ग्रसित हैं तथा ऐसे लोग स्त्री शिक्षा का कड़ा विरोध करते हैं, स्त्री शिक्षा के पक्ष में नहीं हैं, आज भी नहीं हैं।
ऐसे कई राज्य, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, कुछ ये ऐसे राज्य हैं जहाँ आज भी स्त्री शिक्षा का विरोध किया जाता है और ऐसी स्थिति में प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण नहीं हो सका। तो बच्चों, ये थी कुछ समस्याएं कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण करने में आने वाली जो समस्याएं हैं वो क्या हैं। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए कुछ सुझाव प्रस्तुत किए गए, क्योंकि संविधान के 93 संशोधन में अनुच्छेद जो 93वां जो अनुच्छेद है उसमें प्राथमिक शिक्षा को प्रत्येक बच्चे के मौलिक अधिकार के रूप में देखा गया, परंतु इसके उपरांत भी ऐसे परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सके जिसकी उम्मीद की जा सके कि विद्यार्थियों को ये अधिकार उपलब्ध होगा या विद्यार्थी इस अधिकार का उचित उपयोग कर रहे हैं। कुछ नीचे सुझाव हम प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए जो सहायक सिद्ध हो सकते हैं, जिसमें माता पिता को शिक्षित करना, आर्थिक रूप से सहायता देना, जनसंख्या पर नियंत्रण करना, निश्चित उद्देश्य रखना, शिक्षकों तथा अन्य जितनी भी शिक्षण सहायक सामग्री या उपकरण हैं उनको उपलब्ध करवाना, और जो कल्पित नामांकन की समस्या है उसका समाधान करना, उपस्थिति को अनिवार्य कर देना, वित्तीय साधनों को हल करना, लड़की शिक्षा को प्रोत्साहन देना, यानी मोटिवेट करना कि गर्ल एजुकेशन करवाई जाए या प्रत्येक माँ बाप अपने जो लड़की जो है उनको स्कूलों में भेजें। कमजोर वर्ग की शिक्षा, गैर सरकारी संस्थाओं को प्रोत्साहित करना, प्राथमिक या प्रशासनिक रूप से सुधार करना, इस प्रकार से शिक्षा को सार्वभौमिकरण करने के लिए इन समस्याओं का समाधान करके निश्चित रूप से शिक्षा को सबकी पहुंच में लाया जा सकता है। वर्तमान समय में भी शिक्षा के सार्वभौमिकरण की अनेक समस्याएं सामने आती हैं, परंतु इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए इससे संबंधित व्यापक नियम बनाकर शिक्षा को प्राथमिक स्तर पर सार्वभौमिकरण करने वाली समस्याओं को जड़ से उखाड़कर समाप्त किया जा सकता है। यदि विद्यार्थियों की अनिवार्य उपस्थिति, वित्तीय साधन की उपलब्धता, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन, कमजोर वर्गों की सहायता या कमजोर वर्ग के लिए शिक्षा, गैर शैक्षिक संस्थाओं का प्रोत्साहन, निश्चित उद्देश्य, जनसंख्या नियंत्रण, वित्तीय सहायता, शिक्षकों तथा उपकरणों की उपलब्धता आदि प्रदान करके शिक्षा के सार्वभौमिकरण किया जा सकता है। शिक्षा को सबके लिए अनिवार्य रूप से लागू किया जा सकता है। अब बात आती है प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण करने के लिए क्या क्या नीतियां तैयार की जाएं। नीतियों को कुछ अपनाया जा सकता है, लागू किया जा सकता है, जिसमें सार्वभौमिकरण की व्यवस्था शुरू करना, सार्वभौमिक नामांकन दर्ज करना और अवधारण की सार्वभौमिकता को प्राथमिकता देना, जिसके अंतर्गत जो पूर्व प्राथमिक स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए आंगनवाड़ी आदि चालू करके या स्थापित करके प्रत्येक विद्यार्थी की सहायता की जानी चाहिए। आवश्यकता अनुसार उनके लिए नए केंद्रों की स्थापना की जा सकती है।
प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों को निःशुल्क यातायात के जो साधन सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। लड़कियों की शिक्षा की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए शिक्षा से संबंधित सुविधाएं और सभी जो अन्य शिक्षा से संबंधित सुविधाएं हैं वो निःशुल्क उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। जो व्यक्ति निजी या संगठनों के अधीन प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में लगे हुए हैं उन्हें प्रत्येक प्रकार से प्रेरित किया जाना चाहिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत प्राथमिक स्कूलों को प्रत्येक प्रकार की जो अनिवार्य वस्तुएं हैं, सुविधाएं हैं वो प्रदान की जानी चाहिए। एक अध्यापकीय स्कूल में शिक्षकों की संख्या में शीघ्रता से वृद्धि की जानी चाहिए। इन सब ऐसी रणनीति तैयार करके प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जा सकता है। निश्चित रूप से या समग्र रूप से हम कह सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना आवश्यक है। प्राथमिक स्कूलों का सार्वभौमिकरण किया जाए तथा इसके पश्चात सार्वभौमिक नामांकन को आरंभ किया जाए और जो भी अभी सुझाव दिए गए हैं, जो रणनीति तैयार की गई है उसमें उचित कदम उठाए जाने चाहिए। उनकी ओर ऐसे समस्याओं की ओर उचित ध्यान या व्यापक रूप से ध्यान देकर इनको समस्याओं को दूर करके शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जा सकता है। प्राथमिक शिक्षा के लिए उचित नीतियां तैयार की जा सकती हैं। जब केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय लोग मिलकर इसे एक राष्ट्रीय आंदोलन का नाम देंगे तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण संभव है। और वर्तमान समय में सर्व शिक्षा अभियान इसका दूसरा नाम है। सर्व शिक्षा अभियान ही शिक्षा का सार्वभौमिकरण है। सर्व शिक्षा से भाव है सबके लिए शिक्षा, और सार्वभौमिकरण भी होती है सबके लिए शिक्षा। तो बच्चों, आज हमने शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर चर्चा की। कल दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।